खम्मा गणी नमस्ते, आप सभी का खूब खूब स्वागत है नक्की कहती गोले की कहानी पर। आज नक्की थोड़ी मजाक की मूड में है। अरे नक्की मतलब नक्की झील। वैसे तो आप सबकी दोस्ती हो चुकी है नक्की के साथ, इसीलिए तो आप नक्की से गोले की कहानी सुनने के लिए पधारे हैं। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सतत विकास के लक्ष्य 15.4 के अंतर्गत है, जिसका लक्ष्य है जैव विविधता का क्षय को रोकना और जोखिम से घिरी प्रजातियों का संरक्षण करना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना। तो चलिए सुनते हैं आज नक्की किस प्रकृति और आबू मित्र की कहानी लेकर के आई है। अरे नक्की, ओ नक्की, देखो देखो। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? शांति से अस्तु हो जाना। अरे मेरी अस्त की बात छोड़, देख देख, चमेली, ऊँटनी और बादल घोड़ा को देख, उनकी नौकरी अस्त होने वाली है। अरे अरे सूरज, तू तो वापस भी आ जाएगा सवेरे, इनका क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा भाई लोग? अरे भाई, मजाक उड़ाना बंद करो, अमित दयाल जी है ना? अरे गोलू बंदर, यह कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया था, मुझे ठीक किया था। तो हमारी चमेली और बादल को भी सहारा मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं दोस्तों अमित जी के पास। हैं चमेली और बादल? सॉरी, मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए। शुभा, ओ शुभा। हाँ हाँ नक्की, क्या हुआ? चल चलते हैं अमित दयाल जी के पास। क्यों? मुझे उनसे चमेली और बादल के बारे में बात करनी है, वो मवेशियों के नातेदार जो हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों नक्की के साथ ही हम अमित देवल जी के पास, जो कि सेक्रेटरी हैं इस वक्त पीएफ है, यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स सिरोही में। तो चलो, ये लो पकड़ो रिकॉर्डर और कैमरा। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी धन्यवाद सर। आप सबसे पहले बताइए, आप पीएफए में कब से हैं? मैं इस संस्था में 98 से काम कर रहा हूँ, 1998 से। जी, तो क्या बचपन से आपकी रुचि रही है जानवरों के प्रति, जो दया भाव आपके मन में है, उनको रेस्क्यू करना, उनके लिए काम करना, ये बचपन से था आपके अंदर? हाँ, मैं एक ग्रामीण इलाके का बच्चा था। उस समय से ही मेरे को पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बारे में बड़ा ही शौक था और इनको किसी भी तरह से मेरे हिसाब से मैं छोटी मोटी हेल्प करता था, इतने बड़े पैमाने पर नहीं करता था, लेकिन ये काम मैंने बचपन से सीखा है। और हमारे गांव वाले मेरे को वो जानते थे कि ये लड़का के पशु पक्षियों से ज्यादा ही काम करने के लिए इच्छुक है, तो वो लोग भी मेरे साथ में सेवा देते थे। जी, गांव वालों का भी साथ मिला है आपको, फैमिली वालों का भी साथ मिला है आपको। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि सिरोही की क्या स्थिति है अभी जानवरों को लेकर के? सिरोही की स्थिति पिछले 3 वर्ष से बहुत ही भयानक है, क्योंकि 3 वर्ष से हम नोट कर रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश हो रही है। जो पहले बारिश होती थी उसकी तुलना में पिछले 3 वर्षों में काफी बारिश कम हुई है, तो पानी का बहुत ही बड़ा संकट है। और पशु पक्षियों के लिए जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा तब तक इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ज्यादातर असहाय पशु तब हो रहे हैं जब उनकी दूध की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे में पशुपालक हताश हो जाते हैं और वह परेशान रहते हैं कि ये हम जानवर पाल रहे तो है, लेकिन इससे हमको नुकसान है, लाभ नहीं है। तो ये लोग इनको बाहर छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे रोड साइड पर
हजारों की संख्या में गायें और बैल सांड घूम रहे हैं। पहले लोग पशु पालक जो पशुओं के प्रति ध्यान दे रहे थे, वो अभी वर्तमान में बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास में इनकम के स्रोत बहुत कम है और पशु को पालना है कि इनके बच्चे को पालना है या परिवार संभालना है। अब पशुओं के प्रति हमदर्द कोई नहीं है और पशुपालकों के हितार्थ के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि इनको कैसे आगे उठाया जाए। तो इस कारण आजकल पशुओं की स्थिति बहुत ही भयानक है। जंगल में जाते हैं पशु तो उनके लिए चारा पानी नहीं, जंगल पूरे बबूल से भरे पड़े और चारे के मात्र में वो भूख और प्यास से वापस बैक टू ट्रेवलिंग आ जाते और कई पशु सिर्फ खाने पीने के चक्कर में मौत शिकार हो जाते हैं। तो स्थिति बहुत ही भयानक है, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि हमारी क्षमता के हिसाब से ऐसा संभव जितना भी सहयोग मिले, लोगों से मिले, व्यक्तिगत सहयोग से इनके लिए कोई न कोई सहायता उपलब्ध करवाया। पानी के टैंकर इनके जहाँ भी चारागाह है वहाँ पानी के टैंकर द्वारा पानी पहुँचाया जाए। जहाँ पर पशु भूख से मर रहे हैं वहाँ हरा चारा या सूखा चारे की व्यवस्था की जाए। तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे लोग जुड़ेंगे, सरकारें जुड़ेगी तो ही काम इनको बचाने जैसा होगा। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि आवारा पशुओं के प्रति जो रुख है अभी इस वक्त, जैसे आपने कहा कि लोग उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे पहले देते थे, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? वास्तविक स्थिति में देखने जाए तो पशुओं की नस्ल के सुधार के बारे में कोई कदम नहीं उठाए। जब पशुओं की सही नस्ल के पशु रहेंगे तो दूध और उसका खुराक बढ़ेगी तो उसके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। अब पशु जो गाय जो आधा किलो दूध देती है, अच्छी नस्ल की गाय होगी तो 10-12 लीटर वो दूध देगी। तो दूध देगी तो उनके परिवार के पालन पोषण भी होगा और गाय को भी अच्छी वो खुराक मिलेगी और उस पशु को वो लोग आवारा नहीं छोड़ेंगे। अब उसको डेली स्नान करवाएंगे, हरा चारा खिलाएंगे, पौष्टिक आहार खिलाएंगे। अब नस्ल नहीं सुधरी तो दूध का उत्पादन कम होगा, तो ऐसे में पशुपालक वो हताश हो जाते हैं और गाय को बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी बात है कि पहले जितने भी बैल सांड जो भी मेल जितने भी पशु थे वो खेतों के लिए काम में होते थे। अब उनकी जगह हमने ट्रैक्टरों से लिए अच्छे से आधुनिक मशीनों का उपयोग हुआ, तो वो क्योंकि उसकी यूटिलाइज उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और ऐसे में कोई पशुपालक उसको अपने परिवार में रखने के लिए असमर्थ है, क्योंकि पहले खेतों में काम होता था, बैलगाड़ियां चलती थी, ऊंट गाड़ियां चलती थी और सामान इधर से इधर ले जाने के लिए काम होता था, जिस कारण भी ये जो आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है, ये भी प्रमुख है कारण। हमारे जिले में शेल्टर होम कहाँ है? आज से 15 साल पहले सिरों में 6 शेल्टर होम थे। फिर मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करके आज 42 शेल्टर होम है। 52 पांजरापोल को गौशाला को 42 गौशाला आज की तारीख में शुरू में सही तरीके से रन कर रही है और 4 की जगह 42 हो गई है और करीबन 25 से 30 हजार एनिमल इन 42 गौशाला में देख रेख और इनकी सेवा हो रही है। ये तो गौशाला का सब्जेक्ट है। दूसरा रेस्क्यू शेल्टर है अपने सिरे में 2 ही जगह है। एक तो पिंडवाड़ा तहसील में है पल्लई गांव, जो सूरी प्रेम जीव रक्षा केंद्र पल्लई नाम से चलता है, और दूसरा है अपने सिरुई में PFA के नाम से संचालित है। ये रेस्क्यू दोनों शेल्टर है। यहाँ जो जितने भी एनिमल एक्सीडेंटल वाले तकलीफ वाले हैं, जो घायल पड़े हुए हैं, इधर से इधर भटकने वाले हैं या बर्ड से बचाए हुए एनिमल है, उनको रेस्क्यू करके हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। और वहाँ से लाने के लिए हमारे पास में एम्बुलेंस की भी सुविधा है, हॉस्पिटल की भी सुविधा है, डॉक्टर व्यवस्था, सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। और गोवंश के लिए पांजरापोल और गौशालाएं अपनी डिस्ट्रिक्ट में चलती है
और हर एक तहसील में 4-5 पांजरापोल या गौशालाएं आपको देखने को मिलेगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऊंट भी है, लोग ऊंट और घोड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या है? और जब उनकी आयु हो जाती है फिर उन्हें भी लोग छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के जानवरों के लिए क्या सुविधाएं हैं सिरोही में? मैंने माउंट आबू में एक अभियान चलाया था। जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं घोड़ों से सवारी करवाते हैं और इनके पैरों में वो नकेल बांधी जाती है और ताकि वो उसकी आवाज आए और चाबुक से ये लोग पीटते हैं। फिर मैंने कहा घोड़े की कैपेसिटी जितनी है उतना ही उसका उपयोग कीजिए, आप पैसों के चक्कर में ज्यादा उपयोग मत कीजिए। और दूसरी बात, घोड़े में जहाँ जहाँ घाव लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ घोड़ा डैमेज है, तो उसको आप किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करवाइए। आप घोड़ा जैसे बुढ़ा होते ही आप उसको जंगल की तरफ या रोड साइड की तरफ या इधर इधर पटक के उसको मार दे तो वो स्थिति बहुत ही भयानक है। तो इनको 2-3 बार मीटिंग भी हुई हमारी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो इनको मोटिवेट कर रहे हैं, तभी हमको सफलता मिलेगी। रही बात जंगल की, जंगल का वाइल्ड लाइफ लुप्त होता जा रहा है। जंगल में वनस्पति अंधाधुंध कट रही है, जंगली जानवर रोड की साइड आ रहे हैं, जंगलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, इनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और ये लोग जानवर जो किसी के खेत में चले जाते हैं या रोड पर एक्सीडेंटल में मर जाते हैं। जैसे हमारा काम है रेस्क्यू एनिमल को शिफ्टिंग करवाना है, उसकी देख रेख करना है। जंगली जानवर भी हमारे यहाँ डिटेल्स देते हैं और ये लोग का सही तालमेल नहीं बिठा सके। जंगल का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसका कितना बजटिंग होगा, कितने कर्मचारी लगेंगे और क्या क्या सुविधा होगी। तो उनको भी चाहिए कि जंगल को बचाना है तो आपको पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी, आपको टारगेट में लेना होगा कि वृक्षारोपण इस साल इतना करना है, उसको पौधे को पनपाना है। लाखों की संख्या में पौधे वितरण करने से कुछ होता नहीं है, उसको जिंदा रखना है पौधे को और तभी जंगल बच पाएगा। और जंगल में किसी भी तरह से अवैध खनन, अवैध निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। आप 4 लाइन पूरी जंगल में बिछा दीजिए, जहाँ से अपन सीवेज से चलते थे पिंडवाड़ा तक इन्होंने 4 लाइन पूरे पहाड़ के किनारे लगा दी और इसमें हजारों की संख्या में पेड़ पौधे कट चुके हैं और जो प्रकृति में जो जीव जंतु रह रहे हैं उसको डिस्टर्ब आपने किया है, खनन कार्य हो रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी हम सबको करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए और इसके लिए कोई हाथ से हाथ मिला के कदम से कदम बढ़ा के अपन सब मिलके तैयार रहेंगे तो अपना जंगल जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है यहाँ पर कि अगर हम कदम में कदम मिला करके चलें, साथ चलेंगे, तभी हम जंगल को भी सुरक्षित रख पाएंगे। सिर्फ पेड़ पौधे लगाना नहीं है, लेकिन उनको बचाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति हम यही सोच रखें कि वो भी हमारे इस समाज का हिस्सा है और वो हैं तो हम हैं, ये बात का जरूर ध्यान रखना है। और जैसे कि आपने शेल्टर होम कहाँ कहाँ है और लोग पशुओं को कब छोड़ देते हैं और इस प्रकार की बातों के अपने हमें जवाब भी दिया है, तो ज़रूर जो हमारे श्रोता इसे सुनेंगे इसके प्रति ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जैसे कई बार आपके पास बंदर भी आते हैं। हाँ, जैसे गोलू बंदर कह रहा था, किसी टूरिस्ट ने रास्ते पर बिस्कुट का पैकेट फेंका तो उसके बच्चे ने जंप लगाया और अचानक गाड़ी के नीचे आ गया। तो क्या रास्ते में ऐसे खाना खिलाना सही है? बिल्कुल, बंदर को मारने में मनुष्य का ही रोल है। जो बंदर जिस पत्ती को खाता था, जिस पेड़ पौधे के ऊपर वो छलांग लगाता था, वो बंदर आज रोड साइड आ गया और इसको बिस्किट अपन खिला रहे। जो इसका नेचुरल फूड था वो लुप्त होता जा रहा है और उस नेचुरल फूड से अपन
मोड़ रहे हैं और आप समझ रहे कि हम धर्म कर रहे हैं या पुण्यार्थ कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, लेकिन अपन उसको बिस्किट में शुगर होता है, शुगर से उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी, इसको अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएगी। लेकिन आपने तो एक बार डाल के फिर आगे कदम बढ़ा दिया, बैक हिस्ट्री उसकी क्या रहेगी वो आप इसके बारे में सोचते नहीं। तो बंदरों की आदत और वन्य जीवों की आदत, मोर है, मोर जो प्रकृति की देन है वो पत्ते से पौधे पर रहता है और फल फ्रूट खाता है, पक्षियां भी फल फ्रूट और जो भी इसकी वनस्पति खाता है। तो आप उसको दाना जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई गेहूं का दे रहा है, बाजरा का दे रहा है, कोई मक्की दे रहा है, ऐसे फूड खिला के आप उसकी आदत को गलत कर रहे हैं। तो ये अपन को समझना होगा कि इनके लिए वो करे, अपन को बिस्किट नहीं खिलाना, इनके लिए एक पौधा लगा दे और पौधा बढ़ खाए, जो करंज है, ऐसे कई वनस्पति जो पक्षी जहाँ निवास करते वो पौधे लगाए तो आपके ये पुण्य काम आ गया। आप बिस्किट खिला के इसको उल्टा आप जिंदगी को दोहन कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए अपन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जानवरों के लिए। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप प्रकृति से लेके बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं को बुलाते और इसको बचाने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, कोई न कोई इवेंट ऐसा आता है जो एक संदेश देता है और लोगों को आगे बढ़ाने का लिए, तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते जी नक्की। चलो फिर हम एनिमल राइट्स यानी कि जानवरों के हक के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जॉय गार्डनर, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ होप एंड बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ NGO। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्की कहती गोले की कहानी इस प्रोग्राम पर। थैंक यू। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है जो हमारे श्रोताओं की ओर से है और नक्की झील की ओर से भी है। आप जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, तो मानव की जो गलत आदतों के कारण अभी जानवरों में क्या आप नए बीमारियां देख रहे हैं? जानवरों के अंदर अगर हम देखें तो अगर जैसे केमिकल हम लोग छोड़ देते हैं, कई सारे फैक्ट्रीज हैं जो कि अपने जो एफ्लुएंट होते हैं वो पानी में, नदियों में छोड़ देते हैं। तो इस केमिकल की वजह से काफी सारे जानवरों के अंदर अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। जैसे चंबल के अंदर कुछ टाइम पे सुना था कि काफी सारे जो मगरमच्छ थे उनका कलर फेड होता जा रहा था और इलेक्ट्रिक में भी दिखा कि काफी सारे जो कोरल थे उनके अंदर कोरल ब्लीचिंग हो गई थी। तो ऐसे काफी सारी बीमारियां हो सकती है जानवरों को। तो अभी कल हमने देखा था सांबर के अंदर भी कि खूब सारे पक्षी हमारे थे, उसमें भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। वो बता रहे थे कि एवियन बॉटलिज्म के सारे पक्षी मरे हैं, तो क्वेश्चन मार्क है कि वो एवियन बॉटलिज्म ही था या फिर शुरुआती जो इनिशियल डेथ हुई थी वो करंट लगकर हुई थी या किसी फैक्ट्री के एफ्लुएंट की वजह से हुई थी और उसके बाद में उसके अंदर एवियन बॉटलिज्म का जो बैक्टीरिया था क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये उसके बाद में डेड बॉडी के अंदर आया हो। तो इस तरीके से ह्यूमन जहाँ जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे वहां पर हम हमेशा एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुंचाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमें डेवलपमेंट बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और हमें 100% एनवायरनमेंट की रखनी चाहिए, बट यस देयर इज अ टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें पर्यावरण और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए और पर्यावरण को नजर में रखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी नक्की, अब तुम सवाल पूछो। प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण वन्य जीवों पर क्या असर पड़ रहा है? प्लास्टिक प्रदूषण के कारण खाली जानवरों पर असर नहीं देखने को मिल रहा है, इंसानों के ऊपर भी देखने को मिलता है। अगर हम प्लास्टिक को मोटा मोटा समझें तो पॉलीथीन जिसे हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है प्लास्टिक वो पॉलीथीन के रूप में होता है। तो अगर हम पॉलीथीन को देखते हैं तो पॉलीथीन हमको नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि समुद्र में चला गया, कछुए की नाक के अंदर स्टोर अटक गया, कोई जानवर पॉलीथीन में उलझ गया। ये एक बहुत वेग सा, बहुत वाइड सा असर है जो हमको दिखता है। जब ये पॉलीथीन पानी में और हवा में रहता है तो ये क्या करता है, ये ब्रेक होना शुरू होता है, ये टूटना शुरू होता है। ये डिकम्पोज तो होता नहीं है,
ये टूट कर क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ये माइक्रो प्लास्टिक आपकी सब्जियों में, आपके पानी में, हर जगह पर, इनफैक्ट हवा में ये मिलता जा रहा है। और ये माइक्रो प्लास्टिक जब हम लोग खाते हैं सब्जियों के साथ में या फिर फ्रूट्स के अंदर या कैसे भी ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में जाता है तो इससे कैंसर हो सकता है। ये तो इंसान करता है। सेम वे के अंदर अगर हम देखें गायों का एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर हमने खाना डाला, जो भी बचा हुआ खाना होता है, और हम जाते हैं कचरे के डब्बे के पास में और दूर से उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, नीचे गिर जाता है। आपने देखा होगा कचरे के ढेर के पास में गाय खुद सारी खाना खाती है। वो गाय क्या करती है, प्लास्टिक साथ में खाता है। गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये 4 पार्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो पहला पार्ट होता है रूमेन, जब ये गाय खाना खाती है, रूमेन खाना होता है, फिर इसको वापस निकालती है, जुगाली करती है, जिसको हम बोलते हैं ना जुगाली करना, गाय वापस खाते है, और फिर वो बाद में उसको कम्प्लीटली खाती है। तो ये खाना जो होता है, ये प्लास्टिक जब उसकी बॉडी में जाता है तो फिर रूमेन में अटक जाता है। कई सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, हमारे पास भी वीडियोस हैं, हमने लाइव देखा है। 53 केजी प्लास्टिक, 53 केजी प्लास्टिक एक गाय के पेट में से निकाला। आप देखो नॉर्मली जब आपको गाय दिखेगी रोड के ऊपर जाती हुई तो उसका पूरा हड्डियां दिख रही होंगी आपको, लेकिन उसका पेट एकदम मोटा सारा हो रहा होता है। तो वो जो पेट मोटा हो रखा है, इस बीमारी को बोलते हैं पाइकर। उसके पेट के अंदर पूरे के अंदर प्लास्टिक भरा हुआ है। आप जब उनको उसका ऑपरेशन करके देखोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि उसमें प्लास्टिक है। कई मेरे पास में सबूत है, जब मैं पीएचडी कर रहा था कुंभलगढ़ के अंदर, तो वहां पर 2 सांबर की डेथ होगी, सांबर डियर। उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पेट में से प्लास्टिक निकला। तो ये प्लास्टिक इंसान और जानवर दोनों को असर करता है, और हम लोग इसका यूज करे जा रहे हैं और पॉल्यूशन करे। अभी ये राइट टाइम है, वैसे हम लोग काफी लेट है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग थोड़ा सचेत हो जाएं, जाग जाएं और इस प्लास्टिक को यूज करना कम कर, मैं नहीं कहता बंद कर दो, क्योंकि बंद ये हो नहीं सकता, ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कम करें यूज और इसको बार बार यूज करना शुरू करें तो हो सकता है हम लोग काफी सारी जानों को बचा जी। वन टाइम प्लास्टिक को अवॉइड करें हम, और जैसे आपने कहा कि बार बार इसे रीयूज करें। राजस्थान में एनिमल राइट्स क्या है? एनिमल राइट्स इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत का संविधान है, हमें हमारा संविधान ही सबसे पहली चीज तो ये फ्रीडम देता है, और ये उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग जानवरों को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ के लिए होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, मतलब पीसीए एक्ट 1960। ये 2 मेजर एक्ट है जिसके अंदर हम लोग जानवरों को बचाने की बात होती है। अब इसके अंदर अगर आपने किसी जानवर को चेन से बांध कर रखा है बहुत लंबे पीरियड के लिए, उसका भी एक जुर्माना होता है। अगर किसी ने किसी डॉग को मार दिया सड़क के ऊपर, उसका भी जुर्माना है, जेल भी हो सकती है। अगर किसी पेड़ के ऊपर किसी बर्ड ने घोंसला बना रखा है और वो पेड़ लोगों ने काट दिया, तो उस हक के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 के अंदर में कार्रवाई हो सकती है, जिसके अंदर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास में लॉज हैं, लेकिन लोगों के पास में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम उन लॉज को यूज कर सके। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि पीसीए एक्ट 1960 क्या है या फिर WPA 1972 क्या है ना। तो ये हमारे पास में कुछ हथियार है जो कि हम लोग जानवरों को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर किसी ने कोई डॉग को, हमारे पास काफी कॉल आते हैं नगर निगम से या फिर कोई और ले गया, किसी ने डॉग को उठा के ले गए फॉर एबीसी प्रोग्राम, एंटी बर्थ कंट्रोल, तब एबीसी पे लेकर जाते हैं तो ये मैंडेटरी है कि जहां से आपने उस डॉग को उठाया है, एबीसी के बाद में उसका ट्रीटमेंट होने के बाद में आप उस डॉग को उसी जगह पर दोबारा से रिलीज करोगे। दिस इज द लॉ। लेकिन लोग क्या करते हैं, तो हमारे कॉलोनी के अंदर कुत्ता भौंक रहा है तो फोन कर दिया कि भैया सरकारी लोग आओ, इसको उठा के यहाँ से लेके चले जाओ। तो अगर कोई अवेयर वहाँ पे आदमी है जो कि देख रहा है कि डॉग को लेके जा रहे हैं, आप जाके उनको बोलोगे आप इसको लेके जा रहे हो, हाईकोर्ट का ऑर्डर, आप इसको दोबारा यही छोड़ोगे, आपको कहीं और नहीं छोड़ सकते। तो उन लोगों की मजबूरी हो जाएगी उस डॉग को वहीं पर छोड़ना। बस जो मेन चीज नहीं है दैट इज अवेयरनेस। एक अच्छी आदत क्या रखें सर हम जानवरों के प्रति? कंपैशन से अच्छी आदत कुछ भी नहीं हो सकती। अगर हम इन जानवरों के लिए थोड़े से कंपैशनेट हो जाएं, अगर हम इनके लिए थोड़ी सहानुभूति दिखा दें, तो इन जानवरों के लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आपके घर के आसपास आपको कोई इंजर्ड या भूखा एनिमल दिखता है, कोई डॉग दिखता है, तो आप उसको उसका ट्रीटमेंट करा दें, आप उसको 2 टाइम का खाना दे दें। शायद उनके लिए इतना काफ़ी, और वो आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना। हमारे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है ये जानवर। हमें भी इनका ख्याल रखना है, आदत नहीं बिगाड़नी है, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कॉल या व्हाट्सएप या SMS करके बताएं। और हाँ, एक सवाल है आपसे, अगर आप किसी आवारा पशु को खराब हालत में देखते हैं तो आप किसको फ़ोन करेंगे? यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। नक्की कहती गोले की कहानी, सुनो सुनो नक्की की वाणी। वन्य जीवों की करो भाई रक्षा, पर्यावरण होगा तभी अच्छा। नक्की कहती गोले की कहानी, सुनो सुनो नक्की की वाणी, सुनो सुनो नक्की की वाणी।